देखो अपन पढ़ चुके हैं कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम तक, है ना। ये पूरा लिखवा भी दिया था मैंने। आज क्या शुरू करेंगे? श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अपन ने जंतु जगत जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था आर्थ्रोपोडा संघ, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन के लिए अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं? ट्रेकिया हो सकते हैं, है ना, श्वसन नली हो सकती है मतलब, और गिल्स हो सकते हैं, पुस्तक्लोम हो सकते हैं। इसमें जो कॉकरोच होता है उसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है श्वास नालों का जाल। क्या पाया जाता है? श्वास नालों का जाल, या फिर इसको बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। और इन्हीं रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स या फिर श्वसन नालों को ही बोला जाता है ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? ट्रेकियल सिस्टम। तो श्वसन के लिए इसमें क्या पाई जाती हैं? श्वसन नालों का जाल पाया जाता है, मतलब नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। अब अगर अपन अपने बात करते हैं कि अपने श्वसन के जो अंग होते हैं मानवों के, वो कौन होते हैं? लंग्स होते हैं ना। अरे अपने जो श्वसन के अंग है वो कौन है? लंग्स है। लेकिन अपनी जो वायु है वो अगर शरीर में एंटर करेगी तो किससे करेगी? फिर नासा छिद्रों से करती है। वैसे कॉकरोच के पास में भी तो कोई छिद्र होने चाहिए ना। उन छिद्रों का नाम होता है श्वास छिद्र, स्पाइरेकल्स। श्वास छिद्रों के द्वारा, मतलब कि इनको इंग्लिश में बोला जाता है स्पाइरेकल्स, ठीक है। कितने होते हैं ये स्पाइरेकल्स? 10 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़ी। तो श्वास छिद्र जो होते हैं कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स द्वारा, कितने जोड़ी? 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स के द्वारा कौन वायु शरीर में प्रवेश करती है? ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो ये श्वास नाल जो होते हैं ना, श्वास रंध्रों के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं, ठीक है। तो कितने जोड़ी होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। अच्छा, ये जो 10 जोड़ी मिलते हैं वो कौन सी साइड पे मिलेंगे? पृष्ठ पे मिलेंगे, अधर पे मिलेंगे, या फिर पार्श्व पर मिलेंगे? ये मिलते हैं किस पर? पार्श्व सतह पर। किस पर मिलते हैं? पार्श्व सतह। अब इस पार्श्व सतह को अपन ने क्या बोला था? टर्गम, स्टर्नम, या फिर प्लूरोन। प्लूरोन बोला था, या फिर प्लूराइड बोला था। देखो क्या होता है? नेटवर्क पाया जाता है, मतलब एक जालनुमा संरचना पाई जाती है किसकी? रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स की, या फिर ट्रेकियल सिस्टम, मतलब श्वास नालों का। अब ये जो श्वास नाल है ये कौन सी संरचना के द्वारा, जैसे अपन बोलते हैं कि अपने जो लंग्स हैं वो कौन सी संरचना के द्वारा बाहर कनेक्टेड रहते हैं? नासा छिद्रों के द्वारा। ऐसे इसमें क्या पाए जाते हैं? श्वास छिद्र पाए जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? स्पाइरेकल। कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। और कौन सी सतह पर पाए जाते हैं? पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। अभी देखो 10 जोड़ी जो होते हैं ना, तो 2 जोड़ी तो कहां पे मिलते हैं? वक्ष वाले रीजन पर। कहां पे मिलेंगे? वक्ष। इसको बोला जाता है T2A8, मतलब कि 2 जोड़ी तो कहां पे मिलेंगे? वक्षीय भाग में, ठीक है। और 8 जोड़ी कौन से वाले में मिलेंगे? उदर वाले भाग में। आ रही बात समझ में? 2 जोड़ी तो कहां पे मिलेंगे? वक्षीय वाले भाग में। और 8 जोड़ी कहां पे मिलेंगे? उदरीय भाग में। टोटल कितने हो गए? 10 जोड़ी। अब ये जो श्वास छिद्र होते हैं ना, स्पाइरेकल्स, ये हिंदी में मैंने एक बार लिख दिया, अब आ जाएगा ना समझ में। जो स्पाइरेकल्स होते हैं कपाट या फिर अवरोधनी, मतलब स्फिंक्टर के द्वारा नियंत्रित होते हैं।
मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं या फिर स्फिंक्टर या फिर कपाट पाए जाते हैं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये होता है इसका श्वसन तंत्र। देखो अब इसको डायग्राम से समझते हैं कैसा है। देखो सबसे पहले जो एयर है वो किस में आएगी, श्वास छिद्रों में आएगी, ठीक है। तो ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया है और अपन ने ये बना दिया क्या, ये एक छिद्र मैंने बना दिया है, इसको मैंने क्या बोल दिया है, श्वास छिद्र। मैं एक बना रहा हूं, होते कितने हैं, 10 जोड़ी होते हैं, मैंने एक बना दी, ये क्या है, श्वास छिद्र है। इस श्वास छिद्र से क्या अंदर आएगी, एयर अंदर आएगी ना, हवा, वायु अंदर आई, आगे अंदर, अंदर आने के बाद में ये किस में ओपन हो जाएगी, ट्रेकिया में, जिसको अपन क्या बोलेंगे, श्वास नाल, ठीक है। स्पायरेकल श्वास छिद्र आए, श्वास छिद्रों से श्वास नाल में आ गया, और ये जो श्वास नाल है आगे जाकर के क्या हो जाता है, साकित हो जाता है, क्या हो जाता है, साकित हो जाता है, और क्या बना लेता है, ट्रेक्योल्स। जिसको बोला जाता है क्या, श्वसन नलिकाएं, क्या बोलेंगे, श्वसन नलिकाएं। अब देखो जो भी एयर आएगी, वायु पहले तो कहां पे आई, श्वास छिद्र में आई, श्वास छिद्रों से ट्रेकिया में आई, ट्रेकिया से कहां पे पहुंचेगी, ट्रेक्योल्स में पहुंच जाती है, और ट्रेक्योल से फिर ये इसकी बॉडी के जो होते हैं ना टिश्यू और ऊतक, उसके संपर्क में आ जाती है, ऐसे नेटवर्क बना करके। अब यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये कोशिकाएं मिल सकती हैं, ठीक है, और कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या बना लेता है, ऊतक बना लेता है। तो यहाँ पे क्या मिलती हैं, कोशिकाएं व ऊतक। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो गैसों का जो विनिमय हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, ये ट्रेक्योल्स और कोशिकाओं के ऊतकों के बीच में हो रहा है। किस किस के बीच में है, ट्रेक्योल्स मतलब श्वसन नलिकाओं के बीच में, और कोशिकाओं के ऊतकों के बीच में हो रहा है। यहाँ पे अपन लिखेंगे गैसों का विनिमय ट्रेक्योल्स व सेल्स के बीच में होता है। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखो श्वसन तंत्र में क्या पाए जाते हैं, नेटवर्क पाया जाता है, पूरा का पूरा एक जाल पाया जाता है, किसका, श्वास नालों का, है ना, या फिर नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रेकियल सिस्टम। ये अपने जैसे नासा छिद्र होते हैं, इसमें क्या, कौन से छिद्र होते हैं, श्वास छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, 10 जोड़ी होते हैं स्पायरेकल्स। और ये जो 10 जोड़ी जो स्पायरेकल्स होते हैं, वो अब जैसे अपने जो नासा छिद्र वो वायु के कांटेक्ट में है ना बाहर, इसमें कॉकरोच में किसके कांटेक्ट में रहता है, श्वास छिद्रों के कांटेक्ट में रहता है। इन श्वास छिद्रों से क्या वायु एंटर करेगी शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जब एंट्री करती है तो वो पहले किसके पास में जाएगी, ट्रेकिया के पास में जाएगी। ट्रेकिया फिर आगे साकित होकर के क्या बना लेता है, श्वास नलिकाएं बना लेता है, मतलब ट्रेक्योल्स के पास में, और फिर ट्रेक्योल्स से फिर कोशिकाओं के पास में पहुंच जाती है। इस तरह से इसका क्या करता है, श्वसन तंत्र काम करता है। आएगी समझ में, वापस से बता देता हूं कि ये याद रख लेना, एक तो क्या है कि ये कौन सी सतह पर पाए जाते हैं, पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। कौन सी सतह पर होते हैं, पार्श्व सतह पर। होते कितने हैं, 10 जोड़ी। 10 जोड़ी है तो 2 जोड़ी तो कहां पे मिलेंगे, वक्ष वाले में, और 8 जोड़ी कहां पे मिलेंगे, उदर वाले में, हिस्से में। और ये जो स्पायरेकल्स जो होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, अवरोधनी, मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं या फिर वॉल्व पाए जाते हैं। चले इसको करो पहले नोट।
हो गया। क्या? हाँ, कैसे होता है? विश्रम प्रक्रिया द्वारा। हाँ ये रहे ना, देख यहाँ से ये आएगी वायु, पहले किस में आई? श्वास तंत्रों में आई, श्वास तंत्र से श्वासनाली ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेकियोस, फिर इधर जाएगी, यहाँ पे क्या है? सेल्स है, तो इनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है ऐसे। हाँ भाई, ग्रुप ऑफ कोशिकाओं के तो उसको तो ऊतक बोलेंगे ना। हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा श्वसन तंत्र था? श्वसन तंत्र के बाद में कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे अब? परिसंचरण तंत्र। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो कॉकरोच है वो कौन से संघ से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। और आर्थ्रोपोडा संघ के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कैसा मिलेगा? खुला या बंद? ओपन टाइप मिलेगा या क्लोज मिलेगा? ओपन टाइप का मिलता है, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा? खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है। अच्छा, ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो रक्त वाहिनियां पाई जाती है वो सुविकसित होती है कि अल्प विकसित होती है? अल्प विकसित होती है ना। तो जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी अल्प विकसित होती है। अपने में कैसा मिलता है? बंद प्रकार का, और अपने में देखो सुविकसित प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, ठीक है। अल्प विकसित प्रकार की होती है। और अपन ने फिर ये भी पढ़ा था कि खुले प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें हृदय रक्त को पंप करता है, तो वो जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा? खुले उसमें अवकाश में चला जाता है। उस खुले अवकाश या फिर जो गुहा होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है हीमोसील। तो रक्त हृदय से पंप होने के बाद रक्त की गुहा, रक्त की गुहा को क्या बोला जाता है? हीमोसील। हीमोसील में जाता है। भाई हुआ क्या इसमें है कि हृदय ने रक्त को पंप किया, जैसे कि मैं मान के चलो कि मैं क्या हूं? कॉकरोच का हृदय, खुले प्रकार की जो भी परिसंचरण होता है, मैंने क्या किया? हृदय को रक्त को क्या किया? पंप किया, और वो कहां पे चला जाएगा? इस पूरे खुले अवकाश में चला जाएगा। इस खुले अवकाश को क्या बोल दिया अपन ने? रक्त की गुहा, जिसका नाम क्या होता है? हीमोसील होता है। हीम का मतलब वही रक्त,
और सील का मतलब गुहा, तो रक्त से भरी हुई गुहा को नाम क्या दे दिया अपन ने, हीमोसील दे दिया। अब इसी हीमोसील में, अब जैसे कि मान के चलो उसके जो कोशिका है और जो ऊतक है और जो अंग है उस हीमोसील में तो पड़े रहेंगे ना, जैसे कि तुम क्या हो ऊतक हो, वो क्या है अंग है, तो ये जो ऊतक और जो अंग होते हैं इसके जो अंतरंग होते हैं जैसे कि आहार नाल है, जैसे कि वसाकाय होते हैं, वो सभी उसमें ब्लड में डूबे हुए रहेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, सभी अंतरंग, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, आहार नाल व वसाकाय। आहार नाल तथा वसाकाय किसमें डूबे हुए रहते हैं, रक्त में डूबे हुए रहते हैं। अच्छा, इसका जो कॉकरोच का जो रक्त होता है ना उसको बोला जाता है हीमोलिम्फ। क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ। कॉकरोच के रक्त को क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ। इंग्लिश में हीमोलिम्फ भी होता है। क्या, हाँ, हीमोलिम्फ कहा जाता है। ठीक है, ये लो रुधिर लसिका। लिम्फ का मतलब क्या होता है, लसिका ना। अब देखो जो भी रक्त होता है ना उसके दो भाग होते हैं, जैसे अपना जो ब्लड होता है उसके भी दो, एक तो प्लाज्मा और एक क्या, कोशिकाएं। तो ऐसे ही इस प्रकार में इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक तो क्या, प्लाज्मा, और एक क्या होती है इसकी, कोशिकाएं। जो इसका प्लाज्मा होता है ना वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन प्लाज्मा या फिर कलरलेस प्लाज्मा। और इसकी जो कोशिकाएं होती है उसको बोला जाता है हेमेटोसाइट। क्या बोला जाता है, हेमेटोसाइट। तो देखो इसमें बहुत सारे नाम आ गए, कौन कौन से हैं, कि इसकी गुहा को तो क्या बोला है अपन ने, हीमोसील बोला है, इसके रक्त को क्या बोला है, हीमोलिम्फ बोला है, प्लाज्मा कलरलेस प्लाज्मा, कोशिका हेमेटोसाइट। तो तीन कौन कौन से हैं, हीमोसील, हीमोलिम्फ और हेमेटोसाइट। हीमोसील, हीमोलिम्फ और हेमेटोसाइट। हेमेटोसाइट क्या होती है, रक्त की कोशिका है। हीमोलिम्फ क्या है, खुद रक्त है। और हीमोसील क्या है, रक्त से भरी हुई गुहा होती है। तो देखो खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है। जो रक्त वाहिनियां होती हैं या फिर जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो कैसी होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। और हृदय से जो रक्त है उसको पंप कर कहाँ पे फ्लो कर दिया जाता है, रुधिर से भरी हुई गुहा में। और उस गुहा का नाम क्या होता है, हीमोसील। और उसमें रक्त जो भरा हुआ रहता है रुधिर, उसका नाम क्या होता है, हीमोलिम्फ। और उसमें जो कोशिकाएं होती है उसको क्या बोला जाता है, हेमेटोसाइट। ये तो ये हो गया क्या, परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं अपन इसके हृदय की। हृदय बताओ कितने मिलते हैं कॉकरोच में, 13 कक्षों वाला एक हृदय मिलता है ना। तो देखो इसका जो हृदय होता है ना कैसा होता है, लंबा, पेशीय व नलिकाकार होता है। कैसा कैसा होता है भाई, लंबा, पेशीय और नलिकाकार होता है। पाया कहाँ पे जाता है, अच्छा एक बात बताओ, जो अपना हृदय है वो अधर सतह पे है कि पृष्ठ सतह पे है, अधर पे। ये अपन कैसे हैं, कोर्डेटा वाले हैं ना। ये जो कॉकरोच है वो नॉन कोर्डेटा में आता है। तो नॉन कोर्डेटा का जो हृदय है वो कहाँ पे मिलेगा, पृष्ठ सतह पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, पृष्ठ सतह पे मिलेगा। इसका हृदय का मतलब कॉकरोच का हृदय वक्ष व उदर के मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ होता है। तो देखो
वक्ष और उदर के हिस्से पे पाया जाता है और पृष्ठ सतह पे पाया जाता है। तो इसका हृदय वक्ष व उदर के मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ होता है। अच्छा, इसमें जो कक्ष पाए जाते हैं कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 कोष्ठीय या फिर 13 कक्षीय। और कैसा होता है? कीप के आकार का होता है, फनल शेप का होता है। फनल जानते हो? कीप 13 कक्षीय है, कीपाकार तथा इसमें प्रत्येक कक्ष पर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को बोला जाता है ऑस्टिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया पाए जाते हैं। तो बताओ हृदय कितना होता है? एक होता है। कितने कक्षों से बना होता है? 13 कक्षों से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हें 13 कक्ष बना करके दिखाता हूँ कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। देखो, एक का कैसा हो गया? कीप के आकार का हो गया। ठीक है, ये कौन सा है? पहले वाला। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो सबसे पहले का होता है वो सबसे लंबा होता है। कितने हो गए? 13 हो गए ना। अब अपन ने बोला क्या है कि 13 तो होते हैं चैम्बर, लेकिन मिलेंगे कहाँ पे? वक्ष वाले में और उदर वाले में। अब एक बात बताओ, थोरैक्स वक्ष वाले रीजन पे कितने सेगमेंट मिलते हैं? 3 मिलते हैं। तो देखो 3 तो उसमें मिल जाएंगे वक्ष वाले में। ये कौन सा है? T1 T2 और T3। भाई 3 खंड होते हैं ना, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो तीनों में एक एक चैम्बर ही हो गया है। और जो उदर वाला होता है उसमें वयस्क में कितने खंड मिलते हैं? 10 मिलते हैं ना। तो बाकी के कितने हो जाएंगे उदर वाले में? तो देखो वक्ष पे और उदर पे मिलते हैं। कितने कक्षीय होता है? 13 कक्षीय होता है। अब देखो प्रत्येक कक्ष पर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी ऑस्टिया पाए जाते हैं। तो देखो ये क्या है? ऑस्टिया इसके। इधर से क्या है? ब्लड अंदर एंट्री करेगा। इनको क्या बोल दिया अपन ने? ऑस्टिया बोल दिया या फिर छिद्र बोल दिया। ठीक है, अब देखो ये है ना, अपन इधर से शुरू करते हैं। भाई पहले थोरैक्स से शुरू करेंगे कि एब्डोमेन से शुरू करेंगे? थोरैक्स वाला पहले आएगा ना भाई, हेड, हेड के बाद में थोरैक्स। तो ये जो सबसे 1 नंबर का होता है ना, ये आपको देखो सब में से लंबा दिख रहा होगा, है ना। इसको बोला जाता है क्या? एंटीरियर अयोर्टा, जो कि कैसा होता है? सबसे लंबा वाला चैम्बर होता है। अग्रे साइनस बोला जाता है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो मिलेगा हमें हृदय, वो अधर सतह पे मिलेगा कि पृष्ठ सतह पे मिलेगा? पृष्ठ सतह पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं पूरा कॉकरोच में कैसे अरेंज रहता है वो बताता हूँ। ये मान के चलो उसके क्या है? कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है, और ये इधर उसका कौन सा वाला रीजन है? हेड वाला रीजन है। ठीक है, समझने के लिए। अब इसकी बॉडी को अपन अंदर से 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। ठीक है, देखो ये अधर सतह है कि पृष्ठ सतह? ऊपर वाली पृष्ठ सतह है, ये नीचे वाली अधर सतह है। इस पृष्ठ सतह को मैंने, इसकी जो प्लेट होती है उसको क्या बोलूंगा मैं? टर्गम या स्टर्नम? टर्गम बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो कौन सी है? टर्गम है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? स्टर्नम। इतनी बात क्लियर। स्टर्नम को अपन ने क्या बोला है? अधर सतह। और इसको क्या बोलेंगे? पृष्ठ सतह। अब बताओ जो हृदय है वो पृष्ठ वाली पे मिलेगा कि अधर वाली पे मिलेगा? पृष्ठ वाली पे। तो अपन हृदय की इधर बनाते हैं। कितने चैम्बर होते हैं हृदय में? 13 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर हो गए, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, 6,
अच्छा, 3 चैम्बर इसके कहाँ पे मिलेंगे, कौन से वाले हिस्से में मिलते हैं, थोरैक्स वाले हिस्से में मिलते हैं। कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 और ये सबसे 13, ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये तो अपन ने पृष्ठ सतह पे बता दिया, किसको, हृदय को बना दिया है। अच्छा, इसका जो नर्वस सिस्टम मिलेगा कॉकरोच का, वो किधर के साइड में मिलेगा, अधर में कि पृष्ठ में, अधर में मिलेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, तंत्रिका रज्जु। ठीक है, और इसकी जो आहार नाल है वो कहाँ पे मिलेगी, बीच में मिलेगी ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, आहार नाल। इतनी बात क्लियर है। ये हृदय वाला पार्ट हो गया, ये आहार नाल का हो गया, और ये तंत्रिका रज्जु। तो जिस वाले हिस्से में हृदय मिलता है, ध्यान से सुनना, जिस वाले हिस्से में या फिर जिस वाले अवकाश में क्या मिलता है, हृदय मिलता है, उसको क्या बोला जाएगा, परिहृदयी अवकाश। क्या बोलेंगे, परिहृदयी अवकाश। और ये जो आहार नाल है वो क्या है, विसरल ऑर्गन है ना, आंतरांग, इसको क्या बोला जाएगा, परि आंतरांगी अवकाश, पेरी विसरल साइनस है ना। और जिस वाले अवकाश में या फिर जिस वाले हिस्से में तंत्रिका तंत्र मिलता है, उसको क्या बोला जाएगा, परितंत्रिकीय अवकाश, पेरिन्यूरल साइनस, परितंत्रिकीय अवकाश। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो अलग अलग अपने बना दिया, जिस वाले हिस्से में या फिर जिस वाले अवकाश में हृदय मिलता है उसको क्या बोल दिया, परिहृदयी अवकाश बोल दिया है। मतलब हृदय के चारों, परि का मतलब चारों ओर, तो हृदय के चारों ओर का अवकाश। जिस वाले में क्या मिलता है, आंतरांग मिलता है, उसको क्या बोल दिया, परि आंतरांगी अवकाश बोल दिया है। और जिस वाले हिस्से में तंत्रिका रज्जु मतलब नर्वस सिस्टम मिल रहा है, तंत्रिका तंत्र मिलता है, उसको क्या बोल दिया है, परितंत्रिकीय अवकाश बोल दिया है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो होगा क्या, जो हृदय है ना, हृदय, अब इसमें ब्लड, ये क्या है, कैविटी है, हीमोसील, इसमें क्या भरा हुआ रहता है, ब्लड या फिर रक्त भरा हुआ रहता है, हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ इधर से होते हुए, किधर से होते हुए, परि अंतरांगी अवकाश से होते हुए पहले किस में जाएगा, परिहृदयी अवकाश में चला गया। परिहृदयी अवकाश से देखो बीच में अपन ने क्या बोला था कि प्रत्येक कक्ष में क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया पाए जाते हैं। तो ओस्टिया से होते हुए क्या है, ब्लड अंदर चला जाएगा, हृदय के चैम्बरों में चला जाएगा ना। और फिर वो जो हृदय जो जाता है ना, मूव कैसे करता है पता है, पीछे से आगे की ओर मूव करता है। कैसे करेगा, पीछे से आगे की ओर मूव करेगा। अब आगे आते कहां पे आ जाएगा, इस सबसे बड़े चैम्बर में आ जाता है, पहले वाले में। और इस वाले चैम्बर से उसको हेड वाले रीजन को, हेड वाला रीजन ये है ना, इसको ब्लड की सप्लाई कर दी जाती है। तो देखो ब्लड इधर आया परिकेंद्रिक अवकाश से, कहां पे गया, परिहृदयी अवकाश में, वहां से हृदय के कक्षों में गया, हृदय के कक्षों में पीछे से आगे की ओर आया, हेड को ब्लड की सप्लाई करी, तो वापस से बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो देखो जो हृदय परितंत्रिक अवकाश में आ जाता है, वो वापस से ऊपर चला जाएगा, वापस ऊपर किस में आ जाएगा, परि आंतरांगी अवकाश में, फिर इससे फिर परिहृदयी अवकाश में, फिर वापस से किस में जाएगा, हृदय के चैम्बरों में चल जाएगा और हेड साइनस में जाएगा। तो अगर मैं अपन ब्लड का फ्लो लेके, है ना, रक्त का प्रवाह कैसा होता है, रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, तो देखो वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले अपन मान के चलते हैं परिहृदयी अवकाश से। कौन से अवकाश से, परिहृदयी अवकाश से। बताओ कहां पे जाएगा, परिहृदयी अवकाश से कहां पे गया, हृदय के कक्षों में गया ना, हृदय के चैम्बर में। किससे, किसके थ्रू गया है, ओस्टिया के थ्रू। ओस्टिया से होते हुए कहां पे चला गया, हार्ट में चला गया। अब हार्ट से फिर आगे कहां पे आ जाएगा, इस वाले पार्ट में, इसका नाम क्या था, एंटीरियर आयोटा। इससे फिर कहां पे चला जाएगा, हेड वाले रीजन में चला गया, इसको बोला जाता है हेड साइनस, है ना, हेड का जो साइनस होता है। अब हेड साइनस से वापस से इधर आ जाएगा, इधर से फिर वापस से कहां पे चले जाएगा, परिहृदयी अवकाश में।
तो इसको वापस अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से फिर वापस से, हाँ मतलब ऐसा होगा, हेड में आया, फिर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो जो इधर आएगा तो वो वापस से कैसे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर कहाँ पे गया, परि अंतरांगी अवकाश में, फिर परि अंतरांगी से कहाँ पे गया, परिहृदय, तो अल्टीमेटली जाना कहाँ पे उसको, परिहृदय में। तो भाई हेड से वापस से होते हुए, इन दोनों से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा, परिहृदय में, फिर ओस्टिया से होते हुए हृदय में, हृदय से फिर हेड वाले पार्ट में पहुंचेगा, फिर वापस से ऐसा चलता है। तो ये याद रखना कि इसमें जो हृदय का जो प्रवाह होता है ना, वो आगे से पीछे की ओर होता है कि पीछे से आगे की ओर होता है, पीछे से आगे की ओर होता है ना। तो रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, पीछे से आगे। आई बात समझ में? तो देखो हृदय कैसा होता है, लंबा होता है, पेशी होता है और नलिकाकार होता है। वक्ष व उदर के मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ होता है, वक्ष में भी मिल रहा है और उदर वाले हिस्से में भी मिल रहा है। वक्ष में कितने चैम्बर मिलते हैं, 3, और बाकी के 10 किस में मिलते हैं, उदर वाले में। 13 कक्ष से कीप आकार होते हैं, कीप के आकार का होता है, और प्रत्येक कक्ष पर क्या पाए जाती है, एकजुट छिद्र पाए जाते हैं। तो ये देखो एकजुट छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों से रुधिर कक्ष में एंटर करेगा, कक्षों से फिर पीछे से आगे की ओर जाएगा, एंटीरियर आयोटा, हेड, हेड से फिर वापस से घूमते हुए ऐसे चला जाएगा। आई बात समझ में? करो इसको नोट। देखो 3 तो इधर हो गए, इधर भी लेते हैं ना A1 A2 वाला। दस। बताएंगे ना आगे। इसके बाद वही है बस।
हो गया। हो गया। अब देखो इसमें एक तरह की विशिष्ट प्रकार की पेशियां पाई जाती है ना, हृदय से जो संबंधित होती हैं। तो ये डायग्राम तो अपन ने बना दिया था, ठीक है। अब मैं इसको बाकी की चीजों को हटा देता हूँ यहाँ पे। देखो ये सतह कौन सी है, पृष्ठ सतह है, ठीक है। तो इस कॉकरोच को अपन ने तीन गुहाओं में विभाजित किया था साइनस में। एक ये वाला था और एक ये वाला था। इनको बोला जाता है डायाफ्राम। क्या बोला जाता है, डायाफ्राम। अपने में कितने डायाफ्राम होते हैं, अपने में एक होता है, लेकिन कॉकरोच में दो होते हैं। ये जो है ये कौन सी वाली सतह पे है, पृष्ठ सतह पे है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, पृष्ठ डायाफ्राम। डायाफ्राम को बोला जाता है तनुपट। और ये कौन सी वाली सतह पे है, अधर सतह पे है, तो इसको क्या बोल दिया, अधर तनुपट, ठीक है। अब देखो इसमें जो पेशियां पाई जाती है ना, उन पेशियों का नाम होता है एलरी मसल्स। कौन सी मसल होती है वो, एलरी मसल होती है। और ऐसे याद रखो कि जितने चैम्बर होते हैं ना, उनके जंक्शन पर एक एक जोड़ी पाई जाती है। तो टोटल कितनी जोड़ी हो जाएगी बताना, नहीं जोड़ी जोड़ी, मैंने क्या बोला, जंक्शन पे पाई जाती है, हर एक चैम्बर पे नहीं मिलती है। तो जंक्शन तो दो के बीच में एक बनेगा ना, तो दो के बीच में एक बनेगा, तो टोटल कितनी जोड़ी हो जाएगी, 12 जोड़ी। और इनको बोला क्या जाता है, यहां पे लिख देता हूं 12 जोड़ी एलरी मसल, हिंदी में बोला जाता है, पंख के आकार की होती है इसलिए इनको पंखाकार पेशी भी बोला जाता है, ठीक है। पंखाकार पेशी कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। अब एक बात बताओ, ये किस से जुड़ी हुई है, अगर ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो किससे जुड़ी हुई है, तरगम से, और नीचे की ओर बात करूं तो पृष्ठ तनुपट से जुड़ी हुई है। क्या, हाँ टच करती है मतलब उसको, है ना। तो अगर अपन बात करते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर किससे जुड़ी हुई होती है, पृष्ठीय टर्गम से, मतलब देह भित्ति वाली पार्ट हो गया है। और नीचे की ओर किससे, डोर्सल डायाफ्राम से, हिंदी में क्या बोलेंगे, पृष्ठीय तनुपट। क्या, अरे नहीं, मैं मतलब एक बार हिंदी में हो गया, एक बार इंग्लिश में, ऐसा तो जैसे भी ठीक लगे, है ना। तो देखो ये हो गया एलर्जी मसल। अब इनका काम क्या होता है, वो काम देखो, फंक्शन, ये तो नोट कर लिया था, हटा देता हूं इसको। फंक्शन देखो इसका क्या है, पहला काम तो यही हो जाएगा, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ इसके हृदय के जो चैम्बर होते हैं, जो कक्ष होते हैं, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा या नहीं होगा, संकुच। अगर देखो मैंने इसको यूं दबाया, ऊपर से और नीचे से दबाया, तो बताओ अगर जब इनमें संकुचन हो रहा है तो हृदय के जो कक्ष है उनमें भी संकुचन होगा या नहीं होगा। तो ये ब्लड के सर्कुलेशन में, रुधिर के परिसंचरण में हेल्प कर रही है नहीं कर रही। तो पहला काम तो क्या हो जाएगा, रुधिर के परिसंचरण में। और दूसरा काम इनका किसमें होता है, श्वसन प्रक्रिया में। भाई जैसे अपन लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, अंत श्वसन बाह्य श्वसन, तो ऐसे तो करते हैं। तो मतलब अपने भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, और इसमें भी क्या होगा, जब इसको दबाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब इसको रिलैक्स करेंगे तो ये
अनुशीतलन हो जाएगा। तो वो किसमें भी हेल्प करेगी? श्वसन प्रक्रिया में। तो दो काम होते हैं इसके, क्या? रुधिर के परिसंचरण में और श्वसन नियमन में या फिर श्वसन की प्रक्रिया में। ये और नोट कर लो एक बार। याद रखना कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है ना। सब पे बनाना तो सब पे बना लो, वरना ये 3 पे बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताओ, कॉकरोच में श्वसन वर्णक मिलेगा क्या? श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसका काम क्या होता है? वायु को लेके जाने का, ऑक्सीजन को लेके जाने का। लेकिन इसमें तो क्या डायरेक्ट ही लेके जा रहे हैं ना। तो ये लाइन लिख लेना एक बार। लिख लो, श्वसन वर्णक अनुपस्थित। श्वसन वर्णक अनुपस्थित होता है। हो गया। तो ये कौन सा है? परिसंचरण तंत्र। अब वो कौन सा आएगा? उत्सर्जन तंत्र। तो देखो, इसमें उत्सर्जन तंत्र के लिए कौन सी नलिकाएं पाई जाती है? मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। बुद्धि कितनी है ये? 100 से 150। ठीक है, 100 से 150 मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं। कैसे कलर की होती हैं? येलो कलर की होती हैं। ठीक है,
100 से 150 मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, येलो कलर की होती है। कैसी होती है देखिए, पाई कहाँ पे जाती है, ये मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर। मिडगट और हैंडगट के संधि स्थल पर पाई जाती है। ठीक है, छल्लेनुमा पाई जाती है, वो अपन ने उधर ही लिख लिया था। और ये कैसी होती है, ग्रंथिल होती है, ग्रंथिल व रोम युक्त। रोम मतलब सीलिया पाए जाते हैं इसमें, पक्षमाव जिनको बोला जाता है ना, ग्रंथिल व रोम युक्त होती है पक्षमाव। पाए जाते हैं। क्लियर है, क्या होती है, 100 से 150 येलो कलर की मेलिपिजियन नलिकाएं पाई जाती है, जो कि मध्यांतर व पश्चांतर के संधि स्थल पर होती है। कैसी होती है, ग्रंथिल होती है, मतलब इसमें क्या है, ग्रंथियां पाई जाती है, और रोम युक्त मतलब सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, किसका, कॉकरोच का या फिर कीटों का, वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या करती है, मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स, कौन सी ट्यूब्यूल्स, मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स। अब देखो ये जो अशुद्धियां हैं कहां पे मिलेंगी, हीमोलिम्फ में तो मिलेंगी, रक्त में। मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ से अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों के कौन से, नाइट्रोजनस वेस्ट। भाई इसके जो अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, पदार्थों को अवशोषित करती है। नहीं, हर जगह पे नहीं होती है, कहाँ पे होती है, मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर। कैसे होती है वो अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा ना। तो मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ से अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करती है और इन्हें किस में बदल देती है, यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर कहां पे रिलीज कर दिया जाएगा, ये देखो हैंडगट में कर इलियम में रिलीज कर दिया जाता है। कैसे करती है अभी बताता हूं, ये आगे बात समझ में। देखो आगे, अब अपन ने क्या बोला था, ये मान के चलो ये कौन सी है, मध्यांतर अपनी। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया, मेलिपिजियन ट्यूब्यूल्स, और ये क्या बना दिया है, पश्चांतर। मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर मिलती है, आया समझ में। इसकी जो उपकला होती है वो कैसी होती है, घनाकार होती है, घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है इसके पास में। कैसी होती है, घनाकार उपकला कोशिकाएं। ग्लैंड्स मिलेंगी ना इसमें, अरे ग्रंथियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ग्रंथियां मिलेगी, और सीलिया भी तो मिलेंगे। ये अपन ने क्या लगा दिए, सीलिया लगा दिए, रोम। यहाँ पे क्या है, रक्त बह रहा है, इस रक्त से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको किसने ले लिया, मेलिपिजियन ट्यूब्यूल ने ले लिया, और मेलिपिजियन ट्यूब्यूल उसको किस में कन्वर्ट करवा देगी, फिर यूरिक एसिड में बदल दिया, यूरिक एसिड में। अब बताओ ये यहाँ पे रीजन कौन सा है, इलियम वाला हुआ ना, ये कौन सा है, कोलोन, लास्ट में कौन सा होता है, रेक्टम। क्षुधांत्र, बृहदांत्र और मलाशय कौन कौन से हैं ये, क्षुधांत्र, बृहदांत्र और मलाशय। तो बताओ सबसे पहले जो है पश्चांत्र का वो भाग कौन सा, क्षुधांत्र है, तो इस यूरिक एसिड को कहां पे रिलीज कर दिया, क्षुधांत्र कर दिया। क्षुधांत्र से वो कहां पे जाएगा, बृहदांत्र में, बृहदांत्र से कहां पे जाएगा, मलाशय, और फिर मलाशय से गुदा द्वार से होते हुए बाहर रिलीज कर दिया जाता है।
तो ये कौन सी है? मध्यांतर। किसका? सीलिया। उसको प्रोपेल आउट करते ना इधर की साइड में, भाई इधर आएगा तो जो भी चीज इधर आती है उसको इधर आगे भेजेगा ना। फिर अब जैसे यूरिक एसिड बना दी वो यहीं पे पड़ा रह गया, तो सीलिया का काम क्या है? मूव करते रहते हैं, तो उसको यूरिक एसिड को आगे भेजेंगे। देखो हाँ, घनाकार दी तो कोशिकाएं पाई जाती है इसमें, घनाकार कोशिका। उपकला होता क्या? हाँ वही कोशिकाएं को काम करेंगी ना। भाई अपन तुमने उपकला ऊतक पढ़ा है, उपकला ऊतक में पाई जाती है ना घनाकार कोशिकाएं पाई जाती है इसके ऊपर। भाई अपन ने पढ़ा था ये कैसी होती है? अंधनाल होती है ये भी कैसी होती है? अंधनाल। मतलब एक ही साइड में ओपनिंग है, तो देखो इधर ओपनिंग है क्या इसमें? नहीं है, एक ही साइड में। अब इधर तो जाएंगे इस मतलब है नहीं है, तो ये जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को किधर भेजेंगे? पश्चांतर की तरफ भेजेंगे। अब इधर जाएगा तो इधर से फिर शुद्धांतर में, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और ऐसे जो अब देखो ये अब जिस पदार्थ क्या होता है इसका? यूरिक एसिड होता है। और ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? यूरिकोटैलिक जीव बोला जाता है। भाई उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक एसिड है। और ऐसे जीव जो यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं उनको क्या बोला जाता है? यूरिकोटैलिक। अगर कोई भी जीव अमोनिया का रिलीज करता होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अमोनोटैलिक। और कोई यूरिया रिलीज करेगा, जैसे अपन क्या करते हैं रिलीज? यूरिया, तो अपन को क्या बोला जाता है? यूरियोटैलिक। तीन होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर कोई भी यूरिक एसिड को कर रहा तो यूरिकोटैलिक, यूरिया को कर रहा तो यूरियोटैलिक, और अमोनिया कर रहा तो अमोनोटैलिक। टैलिक मतलब किसी भी चीज को रिलीज करवाने वाला। ये बात समझ में? तो देखो क्या होते हैं उत्सर्जन तंत्र में? मेलपीजियन नलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 100 से 150 होती हैं। किस कलर की होती हैं? येलो कलर की होती हैं। मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर पाई जाती है। कैसी होती है? ग्रंथ मतलब ग्रंथियां पाई जाती है उसमें, और रोम मतलब कि सीलिया पाए जाते हैं। क्या रिलीज करती हैं? यूरिक अम्ल। जैसे होता क्या है ना कि इस कॉकरोच में बनता तो है पोटेशियम यूरेट ना, याद नहीं करना, मैं बता देता हूं बनता क्या है? पोटेशियम यूरेट है ना। ये जो पोटेशियम यूरेट है ना, फिर ये आएगा कहां पे? मेलपीजियन ट्यूबल्स में आ गया। इस मेलपीजियन ट्यूबल्स में इसको फिर बदल दिया जाता है किसमें? पोटेशियम बाइकार्बोनेट में और यूरिक एसिड में। तो ये यूरिक एसिड को रिलीज किया जाता है। जो भी उत्सर्जित पदार्थ है ना वो पहले डायरेक्टली यूरिक एसिड नहीं बनता है, पहले क्या बनेगा? पोटेशियम यूरेट। फिर वो मेलपीजियन ट्यूबल्स में आता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना दिया और यूरिक एसिड बना। तो यूरिक एसिड को अपन नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस होता है, पर वो अपन को याद नहीं करना है। आया समझ में? कर लो इसको नोट। हो गया? ये कर लो। और इसी के साथ में कुछ अन्य उत्सर्जी भी संरचनाएं होती हैं। देखो एक तो क्या है? मेलपीजियन ट्यूबल तो होती ही है, इसके अलावा एक कोशिका होती है जिसको बोला जाता है नेफ्रोसाइट। ठीक है, ये भी किसमें हेल्प करती है? उत्सर्जन में। फिर अपन ने यहाँ पे लिखा था ना फैट बॉडी, वसा या फिर वसा पिंड। ये भी किसमें हेल्प करता है? उत्सर्जन में। एक तीसरी होती है ग्रंथि, जिसको बोला जाता है यूरिकोस ग्रंथि। ये भी किसमें हेल्प करती है? उत्सर्जन में। लेकिन ये जो यूरिकोस ग्रंथि होती है ना, केवल किसमें पाई जाती है? नर कॉकरोच में पाई जाती है, केवल नर में पाई जाती है। ठीक है, ये और लिख लो बस।